अब तक जो हमारी प्रेजेंटेशन चल रही थी तो मेरा इरादा ये था कि बस क्लास में अंदर हम सिर्फ एक्टिविटी लेवल नोट करेंगे, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, तैयारी करके आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइबा ने उस दिन बगैर लेक्चर की रिकॉर्डिंग के आके, लेक्चर की रिकॉर्डिंग के बगैर उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की थी और आके उन्होंने दी, ठीक है। लेकिन एक दो स्टूडेंट्स की तरफ से जो मुझे जिस किस्म का रिस्पांस मिला है, जो एक नॉन सीरियस एटीट्यूड नजर आ रहा है, तो अब मजबूरन मैं इस प्रेजेंटेशन की मार्क्स रखने पे मजबूर हूँ, ठीक है। तो कल से आप में से जो लोग प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे उस बात को जहन में रखिए कि अब इस प्रेजेंटेशन के मार्क्स भी हैं, जो लोग दे चुके हैं उनको भी दोबारा देनी होगी, ठीक है। तो अगर आप लोग को इस बात पर एतराज है या खुशी है तो आप सब किसका शुक्रिया अदा करेंगे? समरा का, ठीक है। अच्छा, अब हमने अगर आप लोगों ने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देख ली हो या सुन ली हो तो आप लोग को पता होगा कि अब तक हमने वेब 2.0, वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0 के बारे में बात की थी, किसके अंदर क्या यूनिक फीचर्स मौजूद है। वेब 1.0 की एग्जांपल हमने दी एक लाइब्रेरी की तरह, जो कंटेंट जैसा है पढ़ने के लिए मैसर है। वेब 2.0 ऐसा जैसे कि कम्युनिटी सेंटर, हर बंदा अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन, अपना फीडबैक कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक अखबार आपके पास प्रिंट होकर आ रहा है, अखबार के अंदर जावेद चौधरी का कॉलम है, ठीक है, हसन निसार का कॉलम है, पढ़ने पे मजबूर है। आप खुद कुछ लिखना चाहती हैं, खुद कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, नहीं कर पा रही। लेकिन वेब 2.0 जो है वो आप ही लोगों की कंट्रीब्यूशन से चल रहा है। इंस्टाग्राम पे तस्वीर क्या इंस्टाग्राम वालों ने डाली है? नहीं। यूट्यूब पे कंटेंट क्या यूट्यूब की कंपनी ने डाला है? नहीं। जो कुछ भी चल रहा है आप लोग की कंट्रीब्यूशन से चल रहा है। और ये नहीं कि सिर्फ कंट्रीब्यूशन हो रही है, आप लोग उस पर अपना कमेंट्स, उस पर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, उस कंटेंट को रीमिक्स भी कर सकते हैं, उसके अंदर तब्दीली करके, चेंजेस करके कुछ नया भी बना सकते हैं। टिकटॉक की वीडियोस पे ये ट्रेंड बहुत ज्यादा नजर आता है, किसी एक ने एक वीडियो अपलोड कर दी, दूसरा उसको रिमिक्स करके उस पर किसी और चीज का इजाफा कर देता है। इस तरह की बहुत सारे हमारे पास कंटेंट की एग्जांपल्स मौजूद है। तो ये वेब 2.0 का फीचर है। आप में से किस किस के घर में पिछले हफ्ते लोड शेडिंग रही? ओके, आपका नाम? अनुषा। बिजली हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? की इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कर रहा है। की इलेक्ट्रिक बिजली कहां से लेकर आ रहा है? कहां से? पाकिस्तान के अंदर बिजली का जो इदारा है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, जो हिकमा है हमारा, उसका नाम है वापडा। वापडा के जिम्मे है कि पाकिस्तान भर में जितने डैम्स वगैरह मौजूद है वहां से बिजली की तरसील को, बिजली की प्रोडक्शन को कंट्रोल करे। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं। आजकल आप लोग बहुत ज्यादा लफ्ज सुन रहे हैं IPPs का, ठीक है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। ये लोग पावर अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं और किसको दे रहे हैं? वापडा को। वापडा आगे इसको सप्लाई करता है डिफरेंट सिटीज को, डिफरेंट प्रोविंसेस को। कराची के अंदर वो सप्लाई करता है के इलेक्ट्रिक को। आजकल जो हमारा बिजली का बिल इतना ज्यादा आ रहा है, क्या उसके पीछे वजूहात है? टैक्सेस और सिमरन को पता ही नहीं है। अच्छा, एक और वजह मैं बताता हूं। एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में लोग बिजली का बिल अदा नहीं करते। पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं, फाटा का एरिया है, उनको किसी जमाने में कायद आज़म ने कुछ ऑफर की थी, तो उसके नतीजे में आज तक वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजली हमें फ्री में दी जाए। तो उनके यहाँ बिजली जो भी दी जाती है उसका बिल कौन पे करता है? बकिया पाकिस्तान। कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक ने बड़ी मेहनत से बिजली की चोरी पे काबू पाया, ठीक है, ये मानने वाली बात है। बिजली के जो लाइन लॉसेस जिसे कहते हैं, जो बिजली चोरी जिसे कहते हैं, वो कराची में बहुत कम हो गई, ना होने के बराबर हो गई। लेकिन पाकिस्तान के अभी भी ऐसे इलाके हैं जहां पे बिजली चोरी हो रही है, बड़े पैमाने पे हो रही है। उसका बिल भी किस पर आता है? जो लोग बिजली का बिल पे कर रहे होते हैं। अच्छा, आपको याद है चंद साल पहले सर्दियों के दिन थे, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, कि सर्दियों के दिन थे, पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली का बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था। याद आया? अच्छा, इस मसले का हल अब क्या करें? हल कैसे करें? मसला समझ में आ गया ना? मसला चल रहा है, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, पूरे मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन हो रहा है, चोरी वो कर रहा है, बिल सिमरन दे रही है, ठीक है। मसला कैसे हल करें? क्या करें? सोलर पैनल पे आ जाए, ठीक है। सोलर पैनल वाला सिस्टम, ओके, और ये जो वापडा वाला सिस्टम है,
दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है? सोलर पैनल्स इंडिविजुअल है, ठीक है, और वापडा जो है सेंट्रलाइज है। अब देखो वापडा सेंट्रलाइज बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, वो आईपीपी से भी बिजली ले रहा है, वो आगे दे रहा है। सोलर पैनल्स मुल्क के करोड़ों आवाम के पास पहुंच चुका है। वापडा की जो लाइन ट्रांसमिशन के अंदर कोई दोबारा मसला होता है, आंधी आ जाती है और आपका जो सप्लाई लाइन है वो मुतासिर हो जाती है, क्या उससे आपके सोलर पैनल्स में फर्क पड़ेगा? पूरा का पूरा, फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी सूबा में, नाम किसी का नहीं लूंगा, वो फैसला कर लेता है कि जी हमने बिजली का बिल नहीं देना, क्या उनके उस फैसले से आपके घर की बिजली की सप्लाई पे फर्क पड़ेगा? क्यों? आप सोलर सेल पे आ गए। देखो ये फर्क नजर आ रहा है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, एक वापडा वाला सिस्टम है। अब वापडा भले दसियों किस्म के डैम से बिजली लेता रहे, वो भले सैकड़ों आईपीपी से बिजली लेता रहे, मिल कहां से रही है? वापडा से। और दूसरा है आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक है, हर बंदा अपनी मर्जी से बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आई बात? ये वेब 2.0 है, ये वेब 3.0 है। 2.0 के अंदर चीजें सेंट्रलाइज है, वेब 3.0 के अंदर चीजें डिसेंट्रलाइज है। उस दिन प्रेजेंटेशन में बाज लोग ये कह रहे थे कि एक से ज्यादा सर्वर होते हैं, ये ना बोले, आपसे इतना बोले सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। अभी भी उस दिन भी सभा का सवाल था, मैं दोबारा उसको कवर कर रहा हूं कि अभी भी आप कह सकते हैं कि सर सर्वर तो अभी भी एक से ज्यादा होते हैं। गूगल जो है दुनिया में अरबों लोगों को सर्व कर रहा है। कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो अरबों लोगों को सर्व कर सके, अरबों लोगों की जरूरत को पूरा कर सके? कोई सा भी ऐसा कंप्यूटर नहीं है। इसलिए गूगल अपने पास हजारों सर्वर्स को यूज कर रहा होता है। ओके, अभी भी उसके पास हजारों सर्वर्स होते हैं। कुछ पाकिस्तान को जहां से सर्वर मिल रहा होता है वो मुंबई से मिल रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने डेटा सेंटर बनाया हुआ है, हमारी रिक्वेस्ट वहां जाती है, किसी का सिंगापुर में है, ठीक है, किसी का यूके में है, जगह जगह पर उन्होंने सेंटर्स बनाए हुए ताकि यार हर बंदे को जल्दी से डेटा मिल जाए। लेकिन चीजें अभी भी सेंट्रलाइज है। चीजें किसके कंट्रोल में है? गूगल के कंट्रोल में। वापडा भले वापडा के पास एक से ज्यादा डैम है, तरबेला डैम है, ठीक है, इसके अलावा मंगला डैम है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे डैम्स हैं, ठीक, डैम्स तो एक से ज्यादा है। आईपीपीस की बात करें, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की बात करें, आईपीपीस की बात करें, वो भी एक से ज्यादा है, सैकड़ों की तादाद में। लेकिन तमाम की तमाम चीजें किसके कंट्रोल में है? वापडा के कंट्रोल में। अभी भी गूगल के पास एक से ज्यादा सर्वर्स है, तभी तो वो हजारों अरबों लोगों को सर्व कर पा रहा है, लेकिन वो तमाम की तमाम चीजें गूगल के कंट्रोल में। उसके मुकाबले में सोलर सेल क्या, हर बंदे की अपनी मर्जी, हर बंदा अपनी मर्जी से अपने घर पे जितना चाहे, जितना बड़ा जितना छोटा सोलर सेल लगा ले, जितनी उसकी गुंजाइश हो। वो उस सोलर सेल से क्या कर रहा है? उसकी मर्जी। वो बैटरी पे पावर स्टोर कर रहा है, उसकी मर्जी। वो वक्त पे बैटरी पे पावर स्टोर नहीं कर रहा, बस वो दिन की रोशनी में चला रहा है, रात को बगैर बिजली के रह रहा है, उसकी मर्जी। हर आदमी अपनी मर्जी से फैसला कर सकता है। ये फर्क हुआ सेंट्रलाइज के अंदर और डिसेंट्रलाइज के अंदर। सेंट्रलाइज के अंदर भले कंपनी के हजारों सर्वर्स हो, लेकिन फिर भी वो एक कंपनी के कंट्रोल में है। डिसेंट्रलाइज के अंदर हर बंदा अपना अपना सर्वर लगा के उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। बात समझ में आई? ये फर्क हो गया वेब 2.0 वेब 3.0 का। मासूमा का है, समझ में आया? मासूमा का सवाल आया तो उसके लिए हम उसको दोबारा कवर कर रहे हैं। अब उसके बाद एक सवाल ये आया कि सर आपने कहा कि स्टैंडर्ड्स की आपने बात की कि आपस में स्टैंडर्ड्स होते हैं, या ये कि वेब 3.0 जो है आपस में कम्युनिकेट करेगा बजरिया स्टैंडर्ड्स के। तो ये क्या बात हुई? क्या मुझे एक बात बताओ, हमारे यहाँ जो बिजली आ रही है, इस बिजली के अंदर हम लोग कौन से वोल्ट की बिजली यूज कर रहे होते हैं? 220 वोल्ट। यूरोप के अंदर कौन सा चल रहा होता है? 110 वोल्ट। ऐसा ही है। और अगर आप लोग डीसी की चीज सामान इस्तेमाल करना शुरू करें, डीसी वोल्ट का, उसका सामान अलग आता है। देखो अब आप सब घर में सोलर सेल यूज कर रहे हैं, लेकिन आप सबके लिए जरूरी है कि स्टैंडर्ड को फॉलो करना कि आपका सोलर सिस्टम जो है या तो डीसी पे पावर प्रोड्यूस कर रहा हो, ऐसा ही है, या 220 पे कर रहा हो बजरिया के इन्वर्टर के। या तो 220 पे काम करते हैं आप, या डीसी पे काम कर रहे हैं, ऐसा ही है। 110 पे घर, किसका घर चल रहा है? 110 वोल्ट पे किसी का घर चल रहा है। इंशरा नाम है ना, सॉरी जोर से बोले, ओके अभी भी समझ नहीं आया, खैर मूविंग ऑन। 110 वोल्ट पे किसका घर काम कर रहा है? किसी का नहीं कर रहा, राइट? वजह क्या है? अगर आप यूरोप चले जाएंगे
वहां की इक्विपमेंट्स अलग होते हैं, उनके सामान ही अलग होता है। पाकिस्तान में पहले लोगों ने ये अयूब खान और भुट्टो के दौर में पाकिस्तान से लोगों ने बाहर जाना शुरू किया तो बड़ी तादाद में वो वहां से सामान लेकर आने लगे, तो उसमें ये भी चीज देखनी पड़ती थी कि भाई वो पाकिस्तान में चलेगा भी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर 110 वोल्ट का सामान होता था उसके लिए आपको स्टेप अप कन्वर्टर लेना पड़ता था, जो आप सॉरी स्टेप डाउन लेना पड़ता था, जो 220 को 110 पे लेके जाता था, ठीक है, तभी वो सामान चल पाता था। अब देखो आप सब के सब एक स्टैंडर्ड को फॉलो करने पे मजबूर हैं। आपके लिए जरूरी है कि आपका जो सिस्टम है वो 220 वोल्ट प्रोड्यूस करे, वरना ये पंखा आप नहीं चला सकते। आपके लिए जरूरी है कि या तो वो डीसी करंट को प्रोड्यूस करे, वरना जो आपके डीसी फैन आ रहे हैं खुर्शीद वगैरह के, आपकी जो लाइट्स आ रही है आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगरचे आप में से हर बंदा अपनी मर्जी से सोलर पैनल लगा रहे हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा नहीं कर रहा। 220 वोल्ट, मैडम को जगाना, 220 वोल्ट या दूसरा कौन सा ऑप्शन है आपके पास मैडम? 220 वोल्ट या डीसी करंट, दोनों के अंदर आपको उसमें अपने आप को उस सिस्टम में अपने आप को लाना पड़ रहा है। यही चीज वेब 3.0 के अंदर है। हर बंदा अपना सर्वर खुद बना रहा है, हर बंदा खुद अपना डेटा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। अब कोई भी ये नहीं कह सकता कि इंस्टाग्राम डाउन है पाकिस्तान में तो यार खुल नहीं रहा। आपको ये नहीं कह सकता कि व्हाट्सएप बंद पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप को हुकूमत ने ब्लॉक किया हुआ है तो व्हाट्सएप नहीं चल पा रहा। हर बंदा अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर हुकूमत ने फॉर एग्जाम्पल माजबीन का व्हाट्सएप उन्होंने बंद कर भी दिया तो बाकियों का चलता रहेगा। अगर किसी ने जो है फॉर एग्जाम्पल सिमरन की जो सर्वर था इंस्टाग्राम का उसको बंद कर दिया, अगर वेब 3.0 में होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकियों का काम चलता रहता। हमने लाखों करोड़ों सर्वर्स बना दिए और हर कोई अपना अपना काम अपना अपना डेटा कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन इन तमाम को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना तो जरूरी है, वरना कैसे करेंगे। इसकी एक और मिसाल ले लें, आप सब्जियों की मिसाल ले लें। हमने लास्ट टाइम भी इसकी एग्जाम्पल दी थी। आप जाकर किसी एक स्टोर से हाइपर स्टार इम्तियाज से आप परचेजिंग करते हैं, लेकिन उसी इम्तियाज के अंदर आग लग जाती है, वो बंद कर देता है कि यार ये अभी फायर हैजर्ड है, अभी हम लोग जो है बंद कर रहे हैं इसको, आप वहां से सामान नहीं खरीद सकते। हड़तालें जब किसी जमाने में कराची में बहुत होती थी, बड़े बड़े स्टोर्स बंद हो जाते थे, लेकिन उन हड़तालों में भी आपको सामान गलियों में से मिल जाता था। गली के अंदर छोटी मोटी दुकानें खुली हुई होती थी, तो अभी भी ऐसा ही है। लेकिन उन छोटी मोटी गलियों में जब जा रहे दुकान में ज़ैनब, तो वहां पे आप कौन सी करेंसी में पेमेंट कर रही हैं? पाकिस्तानी करेंसी में पेमेंट कर रही है। तो एक स्टैंडर्ड तो है ना। आप भले इम्तियाज जाए, भले आप हाइपर स्टार जाए, पेमेंट किस में करनी है? पाकिस्तानी करेंसी में। आप भले गली मोहल्ले की दुकान पर जाए, पेमेंट किस में करनी है? पाकिस्तानी। एक स्टैंडर्ड तो है ना। तो वेब 3.0 के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन तो हो गई, लेकिन आपस में कम्युनिकेशन के लिए फिर भी किसी स्टैंडर्ड का होना जरूरी है, ठीक है। ये सवाल हो गया। उसके बाद मासूमा का एक और सवाल था कि एआई के बारे में आप बता रहे थे कि वेब 3.0 के अंदर एआई, देखो एआई तो अभी भी मौजूद है। आप कह सकते हो अभी हम वेब 2.0 यूज कर रहे हैं, अभी भी हम एआई को एक्सेस कर सकते हैं। वेब 3.0 का प्रॉमिस ये है कि यार हर बंदे की डिवाइस पर एआई। अभी क्या होता है कि जैसे अपने मोबाइल पे आप खोलते हैं चैट जीपीटी, सवाल जा रहा है सर्वर पे, वहां से जवाब आ रहा है। व्हाट्सएप के अंदर भी उन्होंने लामा 3 को दिया हुआ है, जो व्हाट्सएप के अंदर एआई दी हुई है, लामा का उसका एजेंट है, खैर लामा कहलाता है वो। बहरहाल उन्होंने अपने एजेंट दिया हुआ है, आप उससे भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन वो सवाल का जवाब देने के लिए कहा जा रहा है सर्वर पे, सर्वर से आ रहा है। एक प्रॉमिस तो ये है कि भाई हर डिवाइस के अंदर पहले से एआई बैठी हुई होगी। एप्पल वाले इस पर बहुत कोशिश कर रहे हैं। एप्पल ने ऐसी चिप्स बनाई है, वो कहते हैं यार हम किसी सर्वर पे नहीं जाएंगे, सारा का सारा इसी चिप जो है ना पूरी एआई चल रही होगी, कहीं पे कम्युनिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो नेट बंद होगा तो भी एआई चल रही होगी। दूसरा प्रॉमिस उसका ये है, हर शख्स को उसकी मर्जी की एआई मिलेगी। अभी आप चैट जीपीटी पे, अगर हम लोग जो हमारे फॉरम्स बने हुए हम लोग वहां पे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमने एक चीज देखी कि फॉर एग्जांपल अगर उरूसा ने एक सवाल पूछा और मैंने भी वो सवाल पूछा, तो मुझे एआई से मिलता जुलता जवाब मिल जाता है, दोनों का जवाब एक जैसा होता है। लेकिन एक ऐसी एआई जो पर्सनलाइज हो, जो मुझे मेरी मर्जी का जवाब दे, जो कहे कि यार तलहा का बैकग्राउंड ये है, तलहा ने इतना पढ़ा हुआ है, तलहा की ये नॉलेज है, तो मैं वो जवाब दूं जो तलहा की नॉलेज से रेलिवेंट हो, ठीक है। सहरिश को वो जवाब दूं जो सहरिश की नॉलेज से रेलिवेंट हो। मनाहिल सोहेल को वो जवाब दूं जो उसके बैकग्राउंड और उसके जॉब से रेलिवेंट हो। तो वो जैसे जैसे आपकी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आ रहा है, एआई उस एतबार से अपने आप को ट्रेन कर रही है। तो वेब 3.0 का एक प्रॉमिस ये है कि ऐसी एआई जो आपके पर्सनलाइज्ड हो, जो आपकी मर्जी के मुताबिक हो, जो आपके मिजाज से मुताबिकत रखती हो। आखिरी सवाल मैंने अपने, अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी हो तो उसमें जिक्र था यूबिक्विटी का।
यूबिक्विटी, यूबिक्विटी किसे कहते हैं भाई? असल में तो अंग्रेजी जबान का लफ्ज है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब सिर्फ ये है, एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी हो। पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फोन इस वक्त यूबिक्विटस है, ठीक है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है। आपके घर में जो बंदा कचरा उठाने के लिए आ रहा है उसके पास भी मोबाइल होता है, ठीक है, वो भी आपसे कहता है कि मोबाइल पे मुझे इन्फॉर्म कर देना। आपकी मासी बताए बगैर छुट्टी पे चले जाती है, आप उससे पूछती हैं तो वो क्या कहती है, मैंने फेसबुक पे स्टेटस लगा दिया था और साहब ने तो ये भी लिखा था कि मिस यू, ठीक है। वो कहती है कि आपके हस्बैंड ने तो लिखा था मिस यू मैडम, आपको नहीं पता चला। तो एक चीज क्या हो गई, कॉमन हो गई। इसके अलावा और क्या चीजें कॉमन है? टेलीविजन। पाकिस्तान में किसी गांव देहात में चले जाए, टीवी वहां पे चल रहा होता है। कोरोना के जमाने में मास्क बहुत कॉमन थे, हर शख्स के पास मास्क था, ठीक है। बस इतनी सी बात है, ये चीजें कहलाती हैं यूबिक्विटस कहते हैं उसको, ठीक है। अब तो इस लफ्ज से परेशान मत हो भाई, कौन सा लफ्ज है, आप थोड़े से इंग्लिश से फेमिलियर होते तो आप लोग को इतनी परेशानी नहीं होती। अब जो वेब 3.0 का प्रॉमिस है कि यार हर चीज नेट से चल रही हो, हर चीज नेट से कनेक्टेड हो। आपने कहा सर अभी भी है, नहीं अभी ऐसा नहीं है। अभी मेरी घड़ी नेट से कनेक्टेड नहीं है, ये दरवाजा नेट से कनेक्टेड नहीं है, ये लाइट्स नेट से कनेक्टेड नहीं है। वो कहते हैं कि आपकी एक एक चीज, जिंदगी का एक एक शोबा इंटरनेट से मुंसलिक हो और वहीं से कंट्रोल हो रहा हो। आप लोगों ने अगर साइंस फिक्शन मूवीज में देखा हो कि आप दरवाजे के करीब जाते हैं, दरवाजा खुल जाता है, जगह जगह आपको स्कैन किया जा रहा है। आप टॉम क्रूज की मूवी थी माइनॉरिटी रिपोर्ट, वो जैसी बस पे चढ़ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, उसकी फौरन आंखें स्कैन करके कहते हैं, उसका क्या नाम लेते हैं, जो उसके मूवी कैरेक्टर का नाम था कि वेलकम आदिल, वेलकम अदील, आप क्या खरीदने के लिए आई है, मैंने देखा कि आपने पिछली दफा ये खरीदा था, कि आप दोबारा लेने आए। फौरन फौरन वो आपको स्कैन भी कर रहा है, फौरन आपको अपनी मर्जी का आपके हिसाब से रेलिवेंट रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ऐसी दुनिया जिसके अंदर हर चीज नेट से कनेक्टेड हो। वेब 2.0 के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है। वेब 3.0 ये कहता है कि ऐसा हम कर सकते हैं। सुबह का सवाल ये है कि जी सोलर सिस्टम चल तो रहा है सन से, अगर बादल आ जाते हैं तो सोलर सिस्टम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल ठीक है, ना चले। लेकिन मेरे इलाके में बादल आए हुए, मेरे यहाँ बारिश हो रही है, क्या औरंगी टाउन में भी बारिश हो रही होगी? क्या वहां भी बादल आ रहे होंगे? ये प्रॉमिस है उसका कि भाई हर बंदा अपना, हर इलाका अपने अपने तौर पे चीजों को लेकर चल रहा है, हर बंदा अपने तौर पे चीजों को लेकर चल रहा है, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड। सन, अगर आप कहते हैं कि सन बंद हो जाता है तो यार सन बंद हो गया, सन खत्म हो गया तो जिंदगी जमीन ही तबाह हो गई। तो मैग्नीट्यूड को समझने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बादल आ गए, ठीक है। आपको पता ही है कराची के अंदर कितना दफा हमने देखा है कि, बल्कि अब तो कराची में हमें पूछना पड़ता है क्या तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है, हालांकि रहते एक ही शहर में, लेकिन क्योंकि एक इतना बड़ा शहर हो गया कि हमारे यहाँ मौसम में ही तब्दीली आ रही है, एक जगह का मौसम कुछ और तो दूसरी जगह का मौसम कुछ और, ठीक है। सुहा, अच्छा यार देखो, हमने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन की पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे नादरा पूरे पाकिस्तान का डेटा अपने पास रखता है, ठीक है। आपका मैरिज का रिकॉर्ड भी उनके पास है, आपकी डेथ सर्टिफिकेट भी उनके पास है, बर्थ का रिकॉर्ड भी उनके पास है, ठीक है। आपके यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होती है, आप जाते हैं यूनियन काउंसिल जाके उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान को आपने छोटे छोटे यूनियंस में तकसीम कर दिया। हर शहर के अंदर छोटी छोटी यूनियंस है, वो यूनियंस आपस में मिलके आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे। यूनियंस जो है हर बंदे का अपना रिकॉर्ड अपने पास महफूज रख रहे हैं। लेकिन आप देखो उसके अंदर एक मसला ये आ रहा है, मिसाल के तौर पर एक बंदा एक यूनियन में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेता है कि जी मेरे यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, और उनका नाम फॉर एग्जाम्पल फातिमा और अली है, ठीक है। वो दूसरी यूनियन काउंसिल में जाके करवा देता है, कहते हैं मेरे यहाँ 4 बच्चे हुए, ठीक है, और मेरे पास इन बच्चों के नाम जो है उससे कुछ और नाम रख दिए। मुझे ये बताओ कि अगर एक बंदा इस तरह से करना शुरू करे तो डेटा के अंदर डिस्क्रिपेंसी आ रही नहीं आ रही? डेटा यहाँ पे कुछ और है, वहां पे कुछ और है। एक और मिसाल ले लो, मिसाल के तौर पे आपका जो है यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी बन गई है। अब आप कहीं से डिग्री निकलवा लेते हैं, आप कराची यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री बनवा लेते हैं और आप उस पर लिख देते हैं कि जी मैंने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप किसी और यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहां से भी डिग्री निकलवा लेते हैं कि यार मैंने जो है साइकोलॉजी में पढ़ा हुआ है। अब आप 2 डिग्रियां लेके जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 2 डिग्रियां के लिए सीधे हुए बैठे बैठा क्या हुआ, 2 डिग्री के लिए आपने
आपने दो जगह अप्लाई कर दिया, ठीक है, साइकोलॉजी की डिग्री लेकर भी अप्लाई कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी लेकर कर रहे हैं, जहां से जो भी जॉब मिल जाए। और मजे की बात है कि पढ़ा आपने कुछ भी नहीं है, राइट? ऐसा पॉसिबल है या नहीं? अब इस मसले को कैसे हल करें? पाकिस्तान के अंदर इस मसले का हल क्या है? आपने बच्चे का बेफॉर्म जाके बनवाना पड़ता है नादरा से। नादरा में बेफॉर्म आ गया, अब उसके अंदर कोई दो नंबरी करने की गुंजाइश नहीं है। आपने पहले कहा 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, नादरा में पहुंचे तो वहां जाके आपको एक ही बच्चा जो भी था वो रजिस्टर हो रहा है, ठीक है? क्यों? वहां पे बेफॉर्म के ऊपर वो सारा डेटा देख रहा है, वहां पे आपको वो किसी भी किस्म की दो नंबरी करने नहीं दे रहा। ऐसा ही है। अगर आपके यहाँ डिग्रियों की मिसाल लें, डिग्रियों के अंदर जो मैंने इश्यू बताया कि आपने फॉर एग्जांपल आपने शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी से भी डिग्री ले ली, लियारी से भी ले ली और कराची यूनिवर्सिटी से भी ले ली, पढ़ा कुछ भी नहीं है। अब इस मसले का हल क्या निकाला? पाकिस्तान के अंदर आपको डिग्रीज वेरीफाई करवानी होती है HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से आपको अपनी डिग्रीज वेरीफाई करानी होती है। वहां पे जब डिग्री पहुंची तो फिर इस कहानी सारी खत्म। वो तमाम चीजों को अच्छी तरह से वेरीफाई करके बताते कि यार अगर इस ड्यूरेशन में इसने लियारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो शाह अब्दुल लतीफ की डिग्री इसके पास कैसे आ गई, ठीक है? तो ये मसला समझ में आ रहा है। जब आपके यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है तो वहां पे इस किस्म के इश्यूज आने लगते हैं, डेटा के अंदर डिस्क्रिपेंसी आने लगती है, ठीक है? आपको मैंने एग्जांपल दी, यहाँ से आपने किसी को सप्लाई के साथ भेजा, हमने उस दिन एग्जांपल दी थी कि हमने कराची को डिफरेंट छोटे छोटे सिटीज इलाकों में बांट दिया। हमने कहा गुलशन का इलाका और नाजाबाद का इलाका। गुलशन वालों ने कहा कि जी हमारे पास XYZ चीज की सप्लाई कम हो गई है, आपने उनको नाजाबाद से सप्लाई के लिए भेजा। अब नाजाबाद वाले यहाँ से भेजा, उसने कहा जी हमने तो फॉर एग्जाम्पल आपको 100 ml भेजा, 100 लीटर भेजा था, 100 गैलन पानी भेजा था, ठीक? वो वाले कहे जी हमारे पास तो आपके यहाँ से 50 गैलन पानी आया। तो ये इश्यूज तो हो सकते हैं ना, क्योंकि मुमकिन है जो ले जाने वाला था बीच में वो कहीं और पहुंच गया, वहां पे उसे पानी सप्लाई कर दिया। जैसे हमारे यहाँ टैंकर के अंदर ये चल रहा होता है, जो घरों में टैंकर सप्लाई हो रहे थे वो वहां से निकलते टैंकर लेके किसी और घर पे जाके बेच के आ जाते हैं, या कभी आपके घर में आते तो आधा टैंकर डाल के चले जाते हैं, बाकी टैंकर कहीं और सेल कर देते हैं। ये मसले होते नहीं होते? डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हमेशा ये मसला होता है, और इन मसाइल को हल करने के लिए उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसका नाम रखा ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन की मदद से डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो ये मसाइल है, इन मसाइल को हम हल कर सकते हैं। जहां पे भी ब्लॉकचेन यूज हो रहा होगा वहां पे किसी को ऐसी दो नंबरी करने की परमिशन नहीं मिल रही होगी। अगर आप ब्लॉकचेन वाला सिस्टम होता हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो जैसे ही आपको शाह लतीफ वाला डिग्री के लिए शाह लतीफ वाला भी डिग्री देता और वहां से लियारी वाला भी डिग्री देता, कराची यूनिवर्सिटी वाला भी डिग्री देता, ब्लॉकचेन के अंदर अगले ही स्टेप के अंदर एरर आ जाता, भाई तीनों एक साथ नहीं हो सकते, तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है? ये ब्लॉकचेन की खूबी है। टैंकर का सिस्टम अगर हमारे ब्लॉकचेन से मुंसलिक होता तो ये दो नंबरी करने की उसको परमिशन ना मिल पाती। हर जगह टैंकर अपना अपना काम कर रहा होता, घर पे सप्लाई कर रहा होता, यहाँ पे भी एक ब्लॉकचेन चल रहा होता। डिसेंट्रलाइजेशन कह रहा था ना, टैंकर जहां से हाइड्रेंट है वहां पे भी सर्वर चल रहा है, टैंकर्स में भी सर्वर चल रहा है, हमारे घरों पे भी सर्वर चल रहा है। डिसेंट्रलाइज हो गया, लाखों सर्वर हो गए, लेकिन लाखों सर्वर का डेटा सारा का सारा आपस में सिंक हो रहा है, सिंक्रोनाइज हो रहा है ब्लॉकचेन की मदद से। इधर वो सिंक्रोनाइज हुआ, इधर वो मिला और उसने बता दिया कि भाईजान कुछ गड़बड़ हुई है, इस टैंकर वाले ने पूरा पानी सप्लाई नहीं किया। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन को करने में, डिसेंट्रलाइजेशन को इंप्लीमेंट करने में मदद करता है। ब्लॉकचेन के बगैर जहां पे भी आप डिसेंट्रलाइजेशन को इंप्लीमेंट करेंगे वहां पे आप मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का लाजमन सामना करेंगे, लेकिन अगर ब्लॉकचेन आ गई तो आपके बहुत सारे मसाइल वहीं पे हाथ के हाथ आपके हल हो जाते हैं। इसीलिए लोग कोशिश करें कि ब्लॉकचेन की मदद से आपकी जो गवर्नमेंट का डेटा होता है, फाइनेंशियल डेटा है, वो सारा का सारा ब्लॉकचेन पे आ जाए। हर बंदा अपनी अपनी जगह काम करता रहे, ये कहानी खत्म हो जाएगा, सर सर्वर डाउन था इसलिए हम डेटा सेंड नहीं कर सके। हर बंदा अपने अपने डेटा पे काम कर रहा हो, लेकिन जब एक दफा डेटा ब्लॉकचेन का सिंक होगा उसी में को बता देगा भाई यहाँ पे गड़बड़ हुई है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? हो गया सवाल? पाकिस्तान के अंदर एक बहुत मशहूर तालीमी इदारा है एचईसन, सुना नाम? किसने नहीं सुना एचईसन का नाम? एचईसन नहीं सुना? पाकिस्तान के अंदर ये एक प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। आप इसकी अहमियत के इस बात से अंदाजा लगा लें, किसी भी वक्त पाकिस्तान के अंदर जो टॉप जनरल होते हैं आर्मी के अंदर, जनरल्स, कर्नल्स, आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ओके, आपके हाई कोर्ट के जजेस, आपके अक्सर पॉलिटिशियंस, सब के सब एचईसन के ग्रेजुएट होते हैं।
सबने एचईसन से पढ़ा होता है, सबका बैकग्राउंड एचईसन का होता है। आपके मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही है, उन कंपनीज के सीईओ एचईसन से होते हैं। अभी भी किसी ने नहीं सुना नाम, आप लेकिन नाम नहीं भी सुना हो, आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगा लें। ऐसा कौन सा स्कूल हो सकता है कि जहाँ के अगर हमारे स्कूल से भी, हमारे कॉलेज से भी अगर एक दो बहुत ब्राइट स्टूडेंट निकल आए, बड़ा अपना नाम पैदा करे, तो हमें बड़ा फख्र होता है, राइट। ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट स्कूल पाकिस्तान में हो सकता है, ऐसा स्कूल कि जहाँ से ग्रेजुएट होने वाला हर बंदा जाके जनरल बन रहा है, जाके जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जज बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन रहा है, जाके वो आगे चल के पॉलिटिशियन बन रहा है, या वो किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी के अंदर सीईओ बन रहा है। हमें और आप सीईओ बनने का सोच सकते हैं, सोच ही सकते हैं, बन नहीं पाते, ऐसा है नहीं। अब मेरा सवाल यह है कि एचईसन में, यहां से एचईसन की अहमियत समझ में आ गई, ठीक है। अब मेरा यह सवाल है कि आपके ख्याल में उस इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसा क्या पढ़ाया जाता है या ऐसा क्या खिलाया जाता है कि वहां के बच्चे सीधे जाके जनरल बन रहे, या सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बन रहे, हाई कोर्ट में जाके चीफ जस्टिस बन रहे, या पॉलिटिशियन बन रहे, क्या होता है? आपका इमरान खान भी एचईसन का है, ठीक है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, इफ्ता इस्माइल साल वो एचईसन के, हसन निसार वो एचईसन के जो पहले आपके थे, और भी मैं काफी दिनों से अखबार नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि जो बात बता रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हूँ। अब मुझे बताइए क्यों? उरूसा नाम है ना, पीछे जो बैठी हुई है जी, क्या ख्याल है क्यों एचईसन में ऐसा क्या होता है? उरूसा के आगे जो बैठी हुई आपका नाम? निम्रा जी, निम्रा। क्या करते हैं? लॉ पढ़ाया जाता है। तो लॉ वाला जनरल कैसे बन जाता है आर्मी में? सुंदस, जोर से बोलो। पैसा खिलाते हैं, ओके। और नबिया का जवाब सही है कि भाई वो वहां पे माइंड मेकिंग ऐसी, ये बात तो चलो सही है कि जी वहां पर सिर्फ पैसे वाले ही जा सकते हैं, हर कोई नहीं जा सकता, ये बात तो खैर है। फैमिलीज देखा जाता है, फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है, अच्छी खासी फीस है, अच्छी खासी डोनेशन लेते हैं। एक आम आदमी जाने का सोच भी नहीं सकता, वजीहा बात नहीं करना, एक आम आदमी जाने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन जो चीज उनको यूनिक बनाती है वो उनकी टेंडेंसी कि वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। ये वो तमाम चीजें, ठीक है, जो आप लोग अमली जिंदगी में जाकर सीखना शुरू करते हैं। टाइम कैसे मैनेज करना है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, लीडरशिप स्किल्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स क्या होते हैं, वो सब पहले से सिखा के भेजते हैं। यही वाली वजह होती है कि उनका बच्चा जो होता है वो तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है। पाकिस्तान में एक सीएसएस का एग्जाम होता है, सुना है? सीएसएस का एग्जाम बहुत कॉमन हो चुका, बहुत आम हो गया, पहले किसी जमाने में लोगों को पता भी नहीं होता था। सीएसएस एग्जाम के अंदर ऐसे भी लोग होते हैं जो 3-3 साल तैयारी करते हैं फिर भी ऐसे के पेपर में फेल हो जाते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो जाके मुश्किल से महीने 2 महीने में तैयारी करते हैं और खट से वो पहुंच जाते हैं, क्लियर भी कर लेते हैं, उनको डीएमजी ग्रुप मिल जाता है, पुलिस का ग्रुप मिल जाता है, फॉरेन सर्विस ग्रुप मिल जाता है। फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि हमारा बच्चा वहां जाकर, हम कौन कह रहा था, कुछ कह रहा कोई? तो बात जोर से बोलिएगा। जो लोग जल्दी एग्जाम पास कर लेते हैं उनके स्किल्स ज्यादा पॉलिश होते हैं। हमारा बच्चा वहां पर जाकर हैज और हैव सीख रहा होता है कि हैज और हैव में क्या फर्क है। वहां वाला वो सिर्फ उसको सब चीजें पहले से पता होती है, बस वो एग्जाम की तैयारी करता है, पेपर देके आ जाता है। देखो एक यूनिक चीज जो हमें नजर आ रही है, उस स्टूडेंट को कितना आपने एक्सपोजर दिया, जितना उसको एक्सपोजर दिया उतना ही ज्यादा वो उसके अंदर आपको उस तरीके से वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, वो उसके अंदर जिंदगी में आगे तरक्की कर रहा है। जो लोग इतनी तरक्की नहीं तेजी से कर पाते, इसकी वजह क्या होती है कि वो जाके अमली जिंदगी में उस वक्त जाके सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। एज ए टीचर आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कल जब अपने स्कूल में जाए, अपने जगह जहां भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाए, तो वहां पे आपका काम है कि अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपोजर दे सके। हमारे यहाँ एक सिस्टम ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीआर है। अब आप देखो हमारे यहाँ जो सीआर होता है उसके जिम्मे क्या काम होता है? अटेंडेंस ले लो, अटेंडेंस कैलकुलेट कर लो, बच्चों से असाइनमेंट कलेक्ट करके लेकर आ जाना, असाइनमेंट वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये काम है। मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा ऐसा स्किल है जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है? आप जॉब के लिए जाएंगे, आप बोलेंगे मैं ना अटेंडेंस लेती थी, वो कहेंगे हाँ जी हमें आपकी जरूरत है, आ जाइए। कौन सी ऐसी जॉब है, राइट? कौन सी ऐसी जॉब है जहां पे ये कहा जाएगा जी मैं सबके ना असाइनमेंट कलेक्ट करके मिस के रूम में पहुंचाती थी? अच्छा मैं बात जो असल वहां वाला जो सीआर है, एचएसएन का जो सीआर है, वहां पे उससे वो क्या काम करवा रहे हैं? पूरे इवेंट्स उससे मैनेज करवा रहे हैं।
पूरा का पूरा इवेंट जो है तुमने मैनेज करना है, तुमने जो खुद कम्युनिकेट करके गेस्ट को इन्वाइट करना है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जितने भी इवेंट्स होते हैं आप देखोगे टीचर्स ही आगे आगे होते हैं, स्टूडेंट्स पीछे होते हैं, राइट। वहां पे मौका दिया जा रहा है कि स्टूडेंट ही पूरा का पूरा ना सिर्फ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वेलकम भी वही कर रहा है, इन्वाइट भी वही कर रहा है, जाके गेस्ट से। अब देखो, जब एक बंदे को जिंदगी में स्कूल के जमाने में एक्सपोजर मिल रहा है कि वो जाके MNA से मिलकर आ रहा है या MPA से मिलकर आ रहा है और उसको अपने इवेंट के लिए इन्वाइट कर रहे हैं, उसकी एक्सपोजर कैसा होगा, वो कितना पॉलिश होता जाएगा जब शुरू से उसको ये चीजें मिल रही हैं, राइट। जब शुरू से आपको मौका मिल रहा है कि आओ यार आके तो अपना खुद इस पूरे इवेंट को तुम मैनेज करो, तो क्या उसके अंदर लीडरशिप स्किल पैदा नहीं होंगे, क्या उसके अंदर मैनेजमेंट के स्किल्स पैदा नहीं होंगे? ठीक है, देखो यही चीज आपको आर्मी में भी नजर आएगी। हर पाकिस्तान के अंदर हर साल हजारों लोग आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं, सबके सब फिजिकली फिट होते हैं, सबका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, लेकिन उस सब के बावजूद हर बंदा आगे तक पहुंच नहीं पाता, हर बंदा ब्रिगेडियर नहीं बन पाता, हर बंदा जनरल नहीं बन पाता। फर्क क्या होता है? इन्हीं चीजों का फर्क होता है, ठीक है। एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर दें, सीआर का कॉन्सेप्ट खत्म करें। सीआर की वजह से टीचर को भी सीआर में क्या आसानी नजर आती है कि मिसाल के तौर पर अगर सोहा हमारी सीआर है, अब सोहा को बार बार काम देते रहो, सोहा सोहा, टीचर्स को बाकी स्टूडेंट्स के नाम ही याद नहीं होते। अगर पता चला कि जी आमना अशरफ जो है वो नात बड़ी अच्छी पढ़ती है, अब पता चला हर इवेंट के अंदर आमना अशरफ आके नात पढ़ लो, राइट। दूसरे को मौका नहीं मिल रहा, दूसरे को फ्लोरिश होने का मौका नहीं मिल रहा, उसको पॉलिश होने का मौका नहीं मिल रहा। आपको ये क्लास में यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जा रहा होता है, उसके पीछे एक मकसद यही होता है, बजाय से कि जब आप प्रैक्टिकम पे जाएंगे वहां करें, भाई यही आपका मौका मिल रहा है। इन चीजों को सीरियस लें, ठीक है। इसमें कोई मेरा मजा नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं है, उल्टा मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा। आज मेरा आता है एक्सेल, लैपटॉप भी इसीलिए लेकर आया था गूगल शीट पढ़ानी है, लेकिन इन्हीं प्रेजेंटेशन में टाइम लग रहा होता है। तो भाई ये इसीलिए है कि यार आप लोग को एक्सपोजर मिल रहा है, बजाय इसके कल कल जब आप अपनी जॉब पे जाए वहां जाके आप शर्मिंदा हो, वहां जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, वहां जाके आप बोर्ड सही से यूज ना कर पाए। अभी से गलती कर ले, अभी गलती कर लेंगे, अभी पसीना बहेगा तो मैदान जंग में खून नहीं बहेगा। ट्रेनिंग के अंदर पसीना बह जाए तो, इसीलिए कहते हैं, जुमला बड़ा मशहूर है कि ट्रेनिंग में पसीना बहा लो ताकि मैदान जंग के अंदर खून ना बहे। अब इसी जमीन में एक और चीज है आपकी लैब। हम लैब के अंदर भी एक तरीका मेरे पास यह है कि लैब के अंदर मैं बच्चों को बुलाऊं, मैं खुद एक्टिविटी कराऊं, अल्लाह हाफिज, ठीक है जी हो गया, लैब पूरी हो गई। मेरा यहाँ पे मकसद क्या है कि यार लैब के अंदर भी आप लोग को एक्सपोजर मिले कि आपने खुद अगर लैब को कंडक्ट करना है, मैनेज करना, तो कैसे करना है। सिर्फ मकसद सिखाना नहीं है किसी यहाँ पे क्लिक करो तो ये हो जाता है। बात यह कि आपकी फेमिलियरिटी भी हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी हो। एक दफा आपने कंप्यूटर के इश्यूज को खुद रिजॉल्व करना शुरू कर दिया, आपको कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद बूस्ट हो जाता है। इस मकसद के लिए हमने लैब की एक टीम बनाई है, ठीक है। लैब की टीम के अंदर राबिया है, नबिया गोहर है, लाइबा बेग है, फातिमा खान वेज है, और कौन था, दुआ है, और एक और भी था। तो बहरहाल ये स्टूडेंट्स को हमने बनाया। अच्छा, अब आप कहेंगे सर आपने स्टूडेंट्स को फेवर किया, ऐसा कुछ नहीं है। 10 दिन के बाद ये टीम चेंज हो जाएगी, हम फिर दूसरे स्टूडेंट्स को मौका देंगे। जब तक जो भी टीम इंचार्ज है बाकी स्टूडेंट्स है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। लैब में आ रहे हैं उनसे पूछ कर आए, वो लोग लैब को मैनेज कर रहे हैं। ये नहीं होगा कि मैं लाइबा की बात नहीं मानूंगी या लाइबा की बात नहीं मानूंगा कि जी वो कौन होती बोलने वाली। भाई आप उसको यूं समझे गोया कि वो टीचर के कायम मुकाम है, ओके। जो लोग को टीम में बनाया है वो इन चीजों को सीरियस ले, उसकी भी जरूरी, मतलब अच्छा नहीं लगता कि बार बार मैं धमकी दूं कि अटेंडेंस लगेगी। खुद आप सोचे कि भाई अटेंडेंस हमने खुद उस पर जाना है, बार बार आपको हर जगह ऐसा मौका नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस में कौन से ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस है जहां पे हमारी जैसी लैब हो, ठीक है। आपको मालूम है हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस की जो कॉलेजेस हैं वहां पे भी लैब नहीं है। कराची यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर की लैब नहीं है, हमारे पास लैब है। बाकी कॉलेजेस के अंदर एक प्रोजेक्टर नहीं होता, हमारे पास 3-3 फंक्शनल प्रोजेक्टर्स हैं, 3-3 प्रिंटर्स हैं हमारे पास, स्कैनर्स हैं हमारे पास। करने को बहुत कुछ है, हम सिखाने को भी तैयार है, लेकिन आप लोग ने उसको सीरियस लेके चलना पड़ेगा। अगर सीरियस नहीं लेंगे तो फिर बेकार है, फायदा नहीं है। इसी तरीके से मैं लैब के अंदर आप लोग को एक तरह से ओपन एक्सेस भी दे रहा हूँ, ऑटोनॉमी दे रहा हूँ, अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। लेकिन ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि यार आप लोग जाके वहां पे गड़बड़ करें। अब मिसाल मैं देता हूँ, प्रिंटर है, हमारे किसी भी प्रिंसिपल ने इस बात को इंकरेज नहीं किया कि स्टूडेंट्स प्रिंटर को यूज करें। मैंने फिर भी प्रिंटर की एक्सेस दी और स्टूडेंट्स के प्रिंटर को इस तरह से इस्तेमाल किया उसमें पेपर फंस गया। चलो ठीक है यार, पेपर फंस गया, कोई बड़ी बात नहीं, फंस जाता है। मेरे घर में प्रिंटर है, मेरे पास भी मसला हो जाता है, एटलीस्ट मुझे बताओ तो, मुझे बताया बगैर चलेगा, डर के मारे ऐसे एक्टिविटीज नहीं करनी। लैब में जब ऑटोनॉमी है तो जाके जो काम कहा है उसी काम को करें। कोई चीज खराब हो जाती है तो मुझे आके बताएं। आप लोग को ऑटोनॉमी का अगर सही से फायदा उठाएंगे तो मतलब
रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनेस्टली काम करेंगे तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी हमें वेब डेवलपमेंट करनी है, बिल्कुल ठीक है, मैं तैयार हूँ, ठीक है। मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हुए अराउंड 15 साल हो चुके हैं और मैं इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ इंटरनेशनल कंपनी है, पाकिस्तान की है भी नहीं। आप जिस भी लैंग्वेज की बात करेंगे मैंने उस पर काम किया हुआ, ऑब्जेक्टिव सी, गोलैंग, सी शार्प। अब मैंने लिनक्स पे काम किया, मैंने लिनक्स के कर्नल के ड्राइवर्स लिखे मैंने, ठीक है। मैंने वेब डेवलपमेंट की है, बहुत सारे काम मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, अल्लाह का शुक्र है। 15 साल में अच्छा खासा मुझे एक्सपोजर भी है, एक्सपीरियंस भी है। सीखने को तैयार है, ठीक है, सिखाने को भी तैयार है। लेकिन बहरहाल आप लोग के लिए जिम्मेदारी है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन जो भी चीजें आपको ऑफर की जा रही है उनको यूज करें, ठीक है। आज वो जो 5 बंदों की टीम है, लैब में आना है, नंबर 1। मनाहिल सोहेल आपने लैब में आना है, आमना अशरफ आपने लैब में आना है। कल से इंशाल्लाह ताला हम लैब को ओपन करेंगे, ठीक है। आप लोग के हम ग्रुप्स बना देंगे, आप लोग ग्रुप में लैब में आएंगे और ये 4-5 बंदे जो है ये लैब को कंडक्ट कराते रहेंगे। किसी दिन अगर लैब बंद है तो मैं पहले से डिस्कॉर्ड पे इन्फॉर्म कर दूंगा, आज लैब अवेलेबल नहीं है। और आपको मैं ये बात बता भी चुका हूँ कि ब्रेक के बाद जो पीरियड होता है जिसको आप लोग लाइब्रेरी का पीरियड कहते हैं, वो लाइब्रेरी का नहीं है, वो लैब का है, ओके। तो जब अगर आपने कहा कि सर हम असाइनमेंट नहीं कर पा रहे तो ना करें यार, मतलब पूरा सबको तो एक साथ हम बुला भी नहीं रहे, हमारे पास उतनी कैपेसिटी भी नहीं है, हम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, बाकी लोग अपने लाइब्रेरी में काम कर लें, ठीक है। अगर किसी वजह से आपको लैब में बुलाया गया और आप नहीं आ रहे तो एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म करें। इसको इनफॉर्मल तरीके से लेके मत चले कि अपनी मर्जी से हम नहीं आए, नहीं आए, ऐसा नहीं है, ओके। छुट्टी करनी है, नहीं आना लैब में तो मुझे इन्फॉर्म करें, बाकायदा ईमेल करें, ओके। अब मैं अटेंडेंस ले लूं आप लोग की। कल आप लोग आने से पहले सब के सब अपने मोबाइल पे गूगल मीट इंस्टॉल करके लाए और गूगल शीट। कल हम लोग गूगल शीट को शुरू कर रहे हैं। अब स्प्रेडशीट पे बात करेंगे। अपने मोबाइल पे आपने गूगल मीट इंस्टॉल करना है और गूगल शीट इंस्टॉल करना है।